मैं नंद किशोर सिंह बायोलॉजी फैकल्टी स्वागत करता हूं बच्चों अपने इस चैनल में। बच्चों आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे जिसका नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है बच्चों, इससे ऑन एन एवरेज हर साल नीट में 3 क्वेश्चन आते हैं बच्चों। दिस चैप्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर नीट, एम्स एंड अदर कॉम्पिटिटिव मेडिकल एग्जाम। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर है। ठीक है बच्चों, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो जब अपन टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट का स्टार्ट करते हैं ना, तो उस चैप्टर के बारे में समझते हैं इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले अपन समझते हैं व्हाट इज कोऑर्डिनेशन। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? ठीक है, देखो कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं। ये 2 पर्सन है, एक हो गया ए, एक पर्सन हो गया बी। ठीक है बच्चों, यहां पे एक डॉग है, यहां पे एक डॉग है। ये डॉग इन लोगों के पीछे पड़ गया। ठीक है, ये डॉग क्या किया, इन लोग के पीछे पड़ गया। मेरे कहने का मतलब है इनको दौड़ाने लगा। अब ये दोनों पर्सन क्या करेंगे, बहुत तेजी से भागेंगे। बहुत तेजी से भागेंगे ना भाई, क्योंकि इनके सामने तो अब अनफेवरेबल सिचुएशन आ गया। तो सबसे क्या इनकी बॉडी में क्या क्या चेंजेज आएगी उससे अपन समझना है। सबसे पहले कि इनका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, हार्ट रेट क्या होगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा। जब हार्ट रेट इंक्रीज होगा बच्चों, तो आपको पता है ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ब्रीदिंग रेट हमारी फास्ट होनी चाहिए। जब खूब तेज भागेगा ये, तो ब्रीदिंग रेट फास्ट होगी ना बच्चों। ब्रीदिंग रेट क्या होनी चाहिए, ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाएगी, तेज हो जाएगी। और जब ब्रीदिंग रेट फास्ट होगी तो ऑक्सीजन भी जल्दी जल्दी जाना चाहिए। तो ये जितने भी पार्ट है ना, ये चौड़े हो जाएंगे, मतलब कि ब्रोंकोडाइलेशन होना चाहिए। चौथा पॉइंट, मैं क्या कहना चाह रहा हूं इसको समझिएगा। कोऑर्डिनेशन का मैं डिफिनीशन बता रहा हूं कि जब हमारे सामने कोई गिवन सिचुएशन आता है तो हमारी बॉडी एक साथ वर्क करने लगती है। हमारे बॉडी के कुछ ऐसे फंक्शन है जो एक साथ वर्क करने लगते हैं, उसी कंडीशन को अपन बोलते हैं बच्चों कोऑर्डिनेशन। जैसे कि इस डॉग ने आपके पीछे पड़ा है ना, ये जब डॉग आपके पीछे पड़ेगा तो आपका हार्ट रेट भी इंक्रीज होगा, साथ में बीपी भी बढ़ेगा, ब्रीदिंग रेट भी फास्ट हो जाएगी और ब्रोंकोडाइलेशन हो जाएगा। तो हमारे बॉडी के अंदर जब कोई गिवन सिचुएशन आता है तो हमारे बॉडी के जितने भी कुछ इंपॉर्टेंट वाइटल फंक्शन है वो एक साथ वर्क करने लगते हैं। इसी कंडीशन को अपन बोलते हैं बच्चों कोऑर्डिनेशन। क्लियर है यहां तक? तो चलिए कोऑर्डिनेशन का अपन लोग डिफिनीशन लिख लेते हैं। पहले इस पॉइंट को जरूर नोट कर लेना। ठीक है, कोऑर्डिनेशन का अपन डिफिनीशन लिख लेते हैं। साइमल्टेनियसली change in different organ to adopt to given सिचुएशन बच्चों। ठीक है, तो हमारे बॉडी के जितने भी इंटरनल ऑर्गन है ना, एक साथ वर्क करने लगेंगे। सारे नहीं, कुछ इंटरनल ऑर्गन एक साथ वर्क करेंगे। इसी साथ सिस्टम को ही अपन बोलते हैं क्या बच्चों, कोऑर्डिनेशन। क्या क्या मैंने बताया था, क्या क्या होगा बच्चों? सबसे पहला होगा कि हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा आपको बच्चों। ठीक है, ये बढ़ जाएगा। जब ये बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा बच्चों। इसके साथ क्या होगा, ब्रीदिंग रेट जो हमारी है वो क्या हो जाएगा बच्चों, फास्ट हो जाएगा, जिसके वजह से हमारे बॉडी के अंदर ब्रोंकोडाइलेशन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ब्रोंकोडाइलेशन हो जाएगा। तो फिर मैं एक बार कोऑर्डिनेशन का डिफिनीशन समझा रहा हूँ कि सपोज आपके सामने अगर कोई अनफेवरेबल सिचुएशन आ गया, आपको कोई जब आपको डर लगता है तो क्या होता है, देखना आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, आपका बीपी बढ़ जाता है, ब्रोंकोडाइलेशन हो जाता है, ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाता है। इसी सिस्टम को अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, कि हमारे बॉडी के कुछ ऐसे फंक्शन है जो एक साथ वर्क करे किसी गिवन सिचुएशन में। ऐसे कंडीशन को बच्चों बोलते हैं अपन कोऑर्डिनेशन। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं।
चलो बच्चों, अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो कोऑर्डिनेशन के लिए, कोऑर्डिनेशन किसके सिस्टम पे रिस्पॉन्सिबल है, कोऑर्डिनेशन के लिए कौन कौन चीज़ रिस्पॉन्सिबल हैं। दो चीज़ कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक तो होता है नर्वस सिस्टम, एक होता है बच्चों इंडोक्राइन सिस्टम। कोऑर्डिनेशन किस पे रिस्पॉन्सिबल है, किसके कोऑर्डिनेशन किस पे डिपेंड है, नर्वस सिस्टम पे और इंडोक्राइन सिस्टम पे कोऑर्डिनेशन डिपेंड रहता है बच्चों, ठीक है। अपन इसमें तो नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, एक चैप्टर ये इंडोक्राइन सिस्टम, उसमें भी अपन इसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन किसके ऊपर डिपेंड रहता है, तो कोऑर्डिनेशन डिपेंड रहता है नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम पे बच्चों। यहाँ तक क्लियर है ना सबको। फिर अपन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, इसे आप फिर नोट डाउन कर लीजिए। देखो कोऑर्डिनेशन कैसे करते हैं, एक एग्जांपल से मैं आपको समझा दूं, शायद और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। कि ये ब्रेन है, मान के चलो बच्चों कि ये हो गया ब्रेन, ये हो गया बच्चों ब्रेन, ठीक है। ये अपन का हो गया किडनी, ठीक है। ये अपन का हो गया हार्ट हो गया, ठीक है। ये हमारा हार्ट हो गया बच्चों। जब हमें कोई कुत्ता, हमें डॉग जब दौड़ाएगा तो क्या होगा, देखो ब्रेन से एक न्यूरॉन जाएगा किसके पास, हार्ट के पास, ठीक है। ये क्या जाएगा, न्यूरॉन जाएगा किसके पास जाएगा बच्चों, हार्ट के पास जाएगा। और यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेगा, थूक देगा, छिड़क देगा, क्या छिड़क देगा, न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है। ये एक न्यूरॉन जाएगा हार्ट को स्टिमुलेट करेगा और अपना न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेगा, छिड़क देगा, जिससे हार्ट रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा बच्चों। तो जब एक बार ब्रेन से भी जाता है और एक बार किडनी से भी जाता है, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसे अपन बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है बच्चों, एड्रीनल ग्लैंड। अब क्या होगा, ब्रेन से एक और सिग्नल आएगा, किडनी के ऊपर आएगा, किडनी के इस ग्लैंड के ऊपर आएगा और ये एक न्यूरॉन के थ्रू आएगा, किसके थ्रू आएगा बच्चों, न्यूरॉन के थ्रू आएगा। न्यूरॉन जब इसको स्टिमुलेट करेगा तो इसके जो हार्मोन्स हैं, मतलब कि कौन से हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं, वो न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेगा, ब्लड में छिड़क देगा। अब इस ब्लड से इसके पास भी ये जो न्यूरोट्रांसमीटर जब ब्रेन के पास, हार्ट के पास जाएगा तो हार्ट को भी स्टिमुलेट करके हार्ट रेट को क्या करा देगा बच्चों, इंक्रीज करा देगा। मेरे कहने का मतलब क्या है ना, कि ब्रेन से भी क्या होता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है और किडनी के थ्रू भी हो जाता है बच्चों, ठीक है। यहां पे एक और क्वेश्चन आता है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है, उसे अपन बोलते हैं एड्रीनलिन। कौन सा है, जिसे अपन एक और नाम बोलते हैं एपिनेफ्रिन, ठीक है। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर यहां पे छिड़क देगा, एड्रीनलिन, ठीक है बच्चों। इसको अपन एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं बच्चों। एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि जो एड्रेनलिन होता है ना, ये जो होता है, मैं यहां पे लिख देता हूं, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर भी होता है और ये एक हार्मोन भी होता है बच्चों, ठीक है। ये एक हार्मोन भी होता है। तो एड्रेनलिन क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर भी होता है और हार्मोन भी होता है बच्चों, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है कि ब्रेन से एक न्यूरॉन जाएगा जो हार्ट को स्टिमुलेट करेगा और किडनी से भी एक सिस्टम जाएगा जो क्या करेगा, जो ब्रेन को, हार्ट को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा बच्चों, ठीक है। ये मत समझो कि हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है तो हम वैसे बढ़ा देते हैं, नहीं, हमारे ब्रेन से सिग्नल जाता है हार्ट के पास, इसके ऊपर न्यूरोट्रांसमीटर डाला जाता है न्यूरॉन के थ्रू, फिर हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। फिर ब्रेन से एक सिग्नल आएगा, एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, ये अपना न्यूरोट्रांसमीटर ब्लड में फेंकेगा, यहां से सिस्टम जाके हार्ट को क्या करेगा, इंक्रीज करा देगा बच्चों, ठीक है। मैं बताना चाह रहा हूं कि कोऑर्डिनेशन कैसे होता है बच्चों, ठीक है। यहां तक अगर क्लियर हो गया है बच्चों तो आप पूरे इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हो गया, चलिए बच्चों।
अब देखो न्यूरल टिश्यू क्या होता है उसे अपन समझ लेते हैं। न्यूरल देखो बच्चों, न्यूरल टिश्यू किससे मिलके बना होता है? लोग समझते हैं न्यूरॉन से, केवल लोगों के दिमाग में ये है कि केवल न्यूरॉन से मिलके बना होता है। लेकिन जब एम्स में क्वेश्चन आया था तो ऑप्शन में क्या क्या था कि न्यूरल टिश्यू किससे मिलके बना होता है, तो दो चीज़ों से मिलके बना होता है। एक न्यूरॉन से बना होता है, एक न्यूरोग्लिया से बना होता है। दो चीज़ों से मिलके हमारा क्या बनता है बच्चों? न्यूरल टिश्यू। ठीक है बच्चों, दो चीजों से मिलके हमारा न्यूरल टिश्यू बनता है बच्चों। यही एम्स का क्वेश्चन था। एम्स में क्वेश्चन आया था कि एम्स में क्या क्वेश्चन आया था बच्चों? एम्स में भी आ चुका है, जिपमर में भी आ चुका है, नीट में नहीं आया है। समझ लो कि नीट में आने वाला है भाई। जब एम्स जिपमर में आ गया है तो नीट में आएगा आएगा आएगा, एनी हाउ आएगा, कैसे भी। ठीक है, किस साल आएगा ये हमें भी नहीं पता। तो न्यूरल टिश्यू दो चीजों से मिलकर बना है, एक न्यूरॉन से मिलकर बना है, एक न्यूरोग्लिया से मिलकर बना है। ठीक है बच्चों, अब देखो न्यूरोग्लिया में भी बहुत सारे सेल हैं, बहुत सारे सेल होते हैं। जैसे कि एक हो गया स्वान सेल, एक और एग्जांपल हो गया एस्ट्रोसाइट्स। ठीक है बच्चों, बहुत सारे सेल हैं इसके अंदर। दो तो हो गया, एक स्वान सेल हो गया, एक एस्ट्रोसाइट्स हो गया बच्चों। तो इसमें दो चीज आपको क्या 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 याद रखना है कि न्यूरल टिश्यू किससे मिलकर बना है? न्यूरॉन प्लस न्यूरोग्लिया से मिलकर बना है। ये हमेशा याद रख लेना है। बच्चों को पता होता है केवल न्यूरॉन से मिलकर बना है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, दो चीजों से मिलकर बना है बच्चों। ठीक है, एम्स का क्वेश्चन है, जिपमर का क्वेश्चन है, लेकिन नीट में आने के लिए अभी वेट करना पड़ेगा। नीट में जरूर आएगा बच्चों। ठीक है, मैंने क्या क्या पढ़ा है समरी में बता दूं। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन मैंने बताया कि जब कोई गिवन सिचुएशन आएगा तो हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन जो हैं एक साथ वर्क करने लगेंगे। इसी कंडीशन को अपन बोलते हैं क्या बच्चों? कोऑर्डिनेशन। क्लियर है ना बच्चों? एक पॉइंट मैंने बताया कि न्यूरल टिश्यू किससे मिलकर बना होता है, तो न्यूरॉन प्लस न्यूरोग्लिया से मिलकर बना होता है। कोऑर्डिनेशन के लिए कोऑर्डिनेशन किसके ऊपर डिपेंड होता है बच्चों? तो नर्वस सिस्टम के ऊपर डिपेंड होता है और इंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर डिपेंड होता है बच्चों। ठीक है, कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल दो ही चीज होते हैं, एक नर्वस सिस्टम, एक इंडोक्राइन सिस्टम बच्चों। ठीक है, यहां तक अगर आपको समझ में आया है तो आप मेरे चैनल को जरूर लाइक करना, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को खूब ज़्यादा स्प्रेड करना अपने दोस्तों तक जिसको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है बच्चों। ठीक है, तो मैं